नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली खबर रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गोला बारूद के क्षेत्र में देश की आर्थिक कुशलता झलकती है और भारत को इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास बढ़ाने और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत उस समय से काफी आगे निकल चुका है जब बम का आकार और उसकी विस्फोटक क्षमता ही महत्व रखती थी। अब उनका स्मार्ट होना भी मायने रखता है। उन्होंने बताया कि अगर उन्नत गोला बारूद नए जमाने के युद्ध की वास्तविकता है तो देश को अपना ध्यान इस क्षेत्र में होने वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान और विकास, इसके अलावा स्वदेशी क्षमता और उत्पादन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में किसी देश की प्रगति और आर्थिक विकास हथियारों तथा गोला बारूद निर्माण की उसकी क्षमता से अपने आप छलकता है और साथ ही भविष्य में नए रास्ते बनाने के लिए इंसान को इतिहास से सबक लेना चाहिए। यानी कि दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान साफ तौर पर कहता है कि भविष्य में भी गोला बारूद युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे और आधुनिक दौर की जो लड़ाइयाँ होती है उसमें भी गोला बारूद तो इस्तेमाल होगा, लेकिन वो नए अवतार में यानी कि स्मार्ट बम के रूप में सामने आएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को लेकर आ रही है। दोस्तों, बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 1A जेट के अगले संस्करण के उड़ान परीक्षण शुरू कर दिए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि उड़ान परीक्षण तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू हो चुका है। तेजस मार्क 1A संस्करण में मध्य हवा में ईंधन भरने की क्षमता होगी, जो कि संचालन के दायरे का विस्तार करेगी और ये भारत में बने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार से भी लैस होगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा तेजस मार्क 1A वेरिएंट में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें लगी होंगी, जिसमें कि स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल इंटीग्रेटेड की जाएगी। यही नहीं दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि तेजस मार्क 1A में जो हमारे पास इस वक्त मौजूदा तेजस का संस्करण है उसकी तुलना में 43 यानी कि 43 सुधार होंगे और जो अधिकांश परिवर्तन किए गए हैं उसमें एवियोनिक्स हथियारों और उनका रखरखाव शामिल है। अभी तक 40 तेजस फाइटर जेट्स निर्मित किए जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना फरवरी 2024 तक तेजस मार्क 1A जेट उन्हें मिलने लगेंगे। दोस्तों, तेजस मार्क 1A के 2 वेरिएंट होंगे, जिसमें से 73 मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन के साथ होंगे, जबकि 10 ट्विन सीटर होंगे और ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। बता दें कि दोस्तों, वर्तमान में तेजस फाइटर जेट में जो 344 प्रणालियां हैं जो इसमें लगाई गई हैं, उनमें से 210 स्वदेशी हैं और 134 आयातित हैं और जब तक HAL तेजस मार्क 1A जेट का निर्माण करता है तब तक ये जो आयातित सिस्टम है वो घटकर लगभग 80 रह जाएंगे। दोस्तों, अगली खबर SSC CAPF को लेकर आ रही है। बता दें कि सरकारी भर्ती नौकरी 2022 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बम्पर भर्ती का ऐलान किया जा चुका है। SSC जल्द ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 84,000 से ज्यादा पदों को भरेगा। इस बारे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी है। दरअसल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा कि प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में स्वीकृत वैकेंसी की संख्या 10,05,769 है। इनमें से 84,405 पद रिक्त हैं और इन्हें 2023 तक भर दिया जाएगा। सरकार BSF, CAPF, CISF, ITBP, SSB में रिक्तियों को जल्द से भरने के लिए कदम उठा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि असम राइफल में 9,659, BSF में 19,254, CISF में 10,918, CRPF में 29,985 और ITBP में 3,187। इसके अलावा SSB में 11,402 पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि हमने निर्देश दे दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से इन खाली पदों को भरते रहें। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हनीवेल के साथ $100 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि STT-40 विमानों के लिए 88 यानी कि 88 TPE 331-12B इंजन, उनकी किट्स और उनकी मेंटेनेंस और उनकी सपोर्ट सर्विस के लिए है। बता दें कि TPE 331-12B इंजन एक सिंगल शाफ्ट टर्बोप्रॉप इंजन है, जिसमें की इंटीग्रल इनलेट और गियर बॉक्स है। इसके अलावा 2 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, पावर टरबाइन है, गियर बॉक्स और 3 स्टेज एक्साइल टरबाइन और टरबाइन एग्जॉस्ट डिफ्यूजर है और इनका इस्तेमाल STT-40 विमानों में किया जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि रक्षा मंत्रालय से आ रही है। दरअसल दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वदेशी हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। ऐसे में सबसे खास बात यह है कि इसमें एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनेशन भी होगा, जिसकी रेंज 75 किलोमीटर होगी। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज एम्यूनेशन, जो कि एरियल डिनायल
म्यूनिशन रॉकेट्स के साथ होगा और इनका इस्तेमाल पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स में किया जाएगा, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 8,599 करोड़ रुपए है। बता दें कि एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एमुनेशन 75 किलोमीटर रेंज वाला होगा और इसकी 40 मीटर की सटीकता होगी। बता दें कि डीआरडीओ ने अभी तक अलग अलग संस्करण तैयार किए हैं पिनाका MBRL के, जिनमें कि पिनाका MK1 जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है, एनहांस रेंज पिनाका MK1 जिसकी रेंज 45 किलोमीटर है, डीआरडीओ की पिनाका 2 जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है और गाइडेड पिनाका की रेंज 75 किलोमीटर होगी। इसके अलावा 122 mm एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट की रेंज 40 किलोमीटर है। बता दें कि पिनाका के रॉकेट्स की स्पीड 3.6 से 4 मैक के बीच में होती है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय के कुछ सीनियर अधिकारियों ने कहा कि 1500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल अगले 3 सालों में अपने प्रोटोटाइप के स्टेज में पहुंच जाएगी। बता दें कि इसकी जो स्पीड है वो मैक 8 होगी। इससे पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व अधिकारी ने 2020 में कहा था कि ब्रह्मोस 2 में यानी कि ब्रह्मोस 2 में स्वदेशी स्क्रैमजेट प्रपल्सन सिस्टम लगा होगा, जिसे डीआरडीओ ने तैयार कर रखा है। बता दें कि जब आखिरी बार HSTDV का परीक्षण किया गया था तब डीआरडीओ के स्वदेशी स्क्रैमजेट प्रपल्सन सिस्टम ने मात्र 23 सेकंड में मैक 6 की स्पीड प्राप्त कर ली थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। दोस्तों डीआरडीओ अब फास्ट ट्रैक के माध्यम से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल व्हीकल प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो कि 8x8 व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। कहा जा रहा है कि इसका पहले प्रोटोटाइप का रोल आउट 2023 के मध्य में हो जाएगा। बता दें कि इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाहन में जो मुख्य हथियार होगा वो होगा नाग एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर, जो कि 6 मिसाइलें तुरंत लॉन्च कर सकता है और 4 को अपने स्टोरेज में ले जा सकता है। साथ ही इस वाहन में सेल्फ डिफेंस के लिए स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर भी होगा। यानी कि डीआरडीओ अपने लाइट टैंक के साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल व्हीकल प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि भारतीय नौसेना से आ रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना की योजना है कि वो 2 ग्लाइड फायर SSM के इनिशियल प्रोटोटाइप की खरीद करेगी और कुल मिलाकर 115 ग्लाइड फायर SSM को खरीदा जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार मेक 2 के तहत बजट आवंटित करेगी, जहां इस सरकारी अनुदान से प्रोटोटाइप का विकास किया जाएगा। बता दें कि ग्लाइड फायर SSM एक लाइट वेट और मूल्य प्रभावी यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल है, जिसे भारतीय नौसेना के जहाजों से दागा जा सकता है, वो भी मौजूदा यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से, जो कि दुश्मन के जहाज और उनके जमीन आधारित टारगेट्स को इंगेज कर सकती है और इसकी रेंज 180 किलोमीटर होगी। बता दें कि यह मिसाइल एक हाइब्रिड प्रपल्सन का इस्तेमाल करेगी मैक 2.9 की स्पीड प्राप्त करने के लिए, जो कि टर्मिनल फेज में ये करेगी। साथ ही इसमें 50% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो इंडोनेशिया से आ रही है। बता दें कि HAL के कुछ अधिकारियों ने इंडोनेशिया के अधिकारियों के साथ बातचीत की है, जिसमें कि भारत ने अपने तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में और साथ ही और जो अन्य उत्पाद हैं जिनमें कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है उनके बारे में इंडोनेशिया के अधिकारियों को जानकारी दी। दोस्तों बता दें कि इंडोनेशियाई एयरफोर्स 200 पुराने हो चुके हॉक 209 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। बता दें कि 2018 में इंडोनेशिया के वायुसेना के प्रमुख ने कहा था कि वे अपने हॉक 209 एयरक्राफ्ट को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट से बदलेंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो नेपाल से आ रही है। दरअसल भारत में यूरेनियम की बड़ी खेप लाने की कोशिश नाकाम कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर पर 11 अफगानी समेत 13 लोगों को पकड़ा है। नेपाल ने कहा कि उसने इस मामले में 2 दोषियों को विराटनगर से 23 जुलाई को भी गिरफ्तार किया था। 11 अफगानिस्तानी और 2 नेपाली नागरिकों को 2 किलोग्राम यूरेनियम की तस्करी के प्रयास में गिरफ्तार किए जाने के बाद भारत और नेपाल के बीच में सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। इसके तुरंत बाद नेपाल के गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर ये बात सामने आई है कि तीसरे देश के नागरिक अत्यधिक संवेदनशील यूरेनियम की तस्करी के लिए बिहार और नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठा रहे हैं। ये दोनों देशों के लिए खतरा है। कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी बिहार के अररिया जिले में जोगबनी बॉर्डर से घुसने की कोशिश कर रहे थे। अफगान नागरिकों की गिरफ्तारी एक संवेदनशील मामला है। अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले जैसे सीमांचल क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्लीपर सेल भी सक्रिय है। कहा यह जा रहा है कि आरोपियों का पहला निशाना जोगबनी कस्बे के रास्ते बिहार के क्षेत्र में घुसकर मुस्लिम बहुल इलाके में शरण लेना था। वहीं अधिकारी दावा कर रहे हैं कि यह भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। यूरेनियम अत्यधिक संवेदनशील रेडियोधर्मी तत्व है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है और इसकी मदद से परमाणु बम तक बनाया जाता है। बस दोस्तों अगली खबर अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका ने भारत को कार्सा के तहत प्रतिबंधों में छूट दे दी और अब अमेरिकी कांग्रेस रॉक खन्ना ने कहा कि भारत को छठे देश के तौर पर
नाटो प्लस में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें कि रॉ खन्ना ने कहा कि अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल और दक्षिण कोरिया के साथ एक ही समझौता है। इसके अलावा रॉ खन्ना ने कहा कि मैं भारत को छठे देश के रूप में जोड़ने की कोशिश पर काम करूंगा। इससे इस बढ़ती हुई रक्षा साझेदारी को आसान बनाने में मदद मिलेगी और ये सुनिश्चित होगा कि हम भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक रक्षा सुरक्षा की ओर ले जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने 2 साल पहले भी इसे पेश किया था और मैं इस पर काम करना जारी रखूंगा और उम्मीद है कि हम बाद की कांग्रेस में उस संशोधन को पारित करवा सकते हैं। यानी कि एक और अलायंस में भारत को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि छठे देश के तौर पर भारत को नाटो प्लस में शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। लगातार संगठन पे संगठन मैं कह रहा हूँ बनते जा रहे हैं, फिर से दुनिया गुटबाजी की तरफ जाने लगी है। पहले तो भारत गुटनिरपेक्ष था, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से भारत अब क्वाड का सदस्य है, ऐसे में भारत अगर इस नाटो प्लस में शामिल हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कत तो पैदा करेगी, क्योंकि भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष की जो नीति है उसका पालन करता है। लेकिन दोस्तों, समय और मजबूरी और हालात कब बदल जाएं पता नहीं है। ऐसे में गुटों का होना भी ज़रूरी है ताकि एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाला जा सके, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी और ताकत के रूप से भी। तो वही बात है, देखते हैं कि भारत इस संगठन में शामिल होता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को नाटो प्लस में ज्वाइन कर लेना चाहिए? दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो स्पेस से आ रही है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने वाणिज्यिक हथियारों के जरिए वैश्विक ग्राहकों के लिए सैटेलाइट्स को यानी कि उपग्रहों को प्रक्षेपित करके 27.9 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसरो ने अपने वाणिज्यिक हथियारों के साथ मिलकर PSLV पर 34 देशों के 345 विदेशी सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विदेशी सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण के माध्यम से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा राजस्व 560 लाख डॉलर और लगभग 2200 लाख यूरो है। हालांकि दोस्तों, इसरो लगातार एक के बाद एक शिखर को छू रहा है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा था। इनमें 104 उपग्रहों में अमेरिका के 96 सैटेलाइट शामिल थे। इन्हें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इससे पहले एक साथ इतने सैटेलाइट्स कभी नहीं छोड़े गए थे। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।